भविष्य में सारी दुनिया के समुंदर में डूब जाने पर समुंदर के बीचों बीच बचे हुए एकमात्र शहर को भी समुद्री लुटेरे लूट कर नष्ट करने पर लगे हुए होते हैं। अपने लोगों को सुरक्षित करने के लिए शहर के कुछ जाबाज लोग एक नई दुनिया की खोज में एक रोमांचक समुद्री सफर पर निकलते हैं। फिल्म की कहानी एक्शन और एडवेंचर से भरपूर है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अब कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है भविष्य की, जब जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया की अधिकतर भूमि समुंदर में डूब जाती है। इस आपदा में बचे हुए लोगों ने समुंदर के बीचों बीच एक बड़े टापू पर वुजू नाम का एक शहर बसाया, लेकिन अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए समुद्री लुटेरे आए दिन वुजू शहर पर हमला करके उसको लूटने की कोशिश किया करते थे और वुजू शहर की नौसेना उनका मुकाबला किया करती थी। ऐसे ही एक दिन खूंखार समुद्री लुटेरों का एक लीडर यामा अपनी कई जंगी जहाजों के साथ वुजू शहर पर कब्जा करने निकल पड़ा। इधर वुजू शहर के नौसेना के कमांडर यीलुन को जब ये सूचना मिलती है कि समुद्री लुटेरा यामा वुजू शहर पर हमला करने अपना जहाजी बेड़ा लेकर आ रहा है, तो वो भी अपने जंगी जहाजों और नौसैनिकों को लेकर यामा को रोकने निकल पड़ता है। अब समुद्र में दोनों की सेना आमने सामने होती है और दोनों ओर से एक दूसरे के जहाजों पर तोप के गोलों से हमले होने लगते हैं, जिससे दोनों ओर की कई जहाजें नष्ट होने लगती हैं और कई लोग मारे जाते हैं। यामा का जहाजी बेड़ा ज्यादा शक्तिशाली होने की वजह से उसके हमले में कमांडर यूलुन का जहाज भी कुछ क्षतिग्रस्त हो जाता है, पर यामा लगातार अपनी जहाज से तोपों के गोलों से यीलुन के जहाजों पर हमले जारी रखता है। दूसरी ओर से भी यामा के जहाज पर तोप के गोलों से ताबड़तोड़ हमले हो रहे होते हैं। इसी दौरान वुजू शहर का उप सेनापति लुओ अपने कमांडर यूलिन के साथ अपने जहाज को घुमाकर यामा के जहाज के बिल्कुल पास ले आता है और अपने जहाज के लंगर से यामा की जहाज को खींचने लगता है। अब इससे पहले कि यामा और उसके लोग संभल पाते, उप सेनापति लुओ अपना त्रिशूल लेकर यामा के आदमियों पर टूट पड़ता है। वो यामा की आंखों के सामने है उसके कई लोगों को एक एक करके मारता जाता है। वो लोग अकेले लुओ के आगे टिक नहीं पाते और लुओ उन पर भारी पड़ रहा होता है। तब तक वुजू शहर का नौसेना का कमांडर और उनके लोग भी यामा के जहाज पर आ जाते हैं और यामा के लोगों पर धावा बोल देते हैं। ये देखकर लुओ अब अपने त्रिशूल से यामा पर हमला करता है, पर लामा उसका त्रिशूल रोककर उसे लात मारकर दूर गिरा देता है। लुओ यामा पर हमला करने के लिए फिर से उठ खड़ा होता है, लेकिन तभी आसमान में बिजली कड़कने लगती है और समुद्र में कई सारे काले ताबूत दिखाई देते हैं। कुछ लोग जब उन ताबूतों को खोलते हैं तो उसमें से रहस्यमयी काला धुआं निकलने लगता है और ताबूत खोलने वाले लोग मरने लगते हैं। ये देखकर जहाज पर सभी लोग दहशत में आ जाते हैं। लुओ अपने लोगों के साथ अपने जहाज पर वापस लौट जाता है और यामा भी अपने लोगों से जहाज को वापस ले चलने को कहता है। अगले सीन में हमें वुजू शहर दिखाया जाता है, जहां लुओ कमांडर यूलिन से बताता है कि जांच करने पर यह पता लगा है कि उन ताबूतों में जो काला धुआं है वो जहरीला रासायनिक धुआं है, जिसकी वजह से हमारे कई लोग मारे गए हैं। ये सभी ताबूत किसी ने हमारे शहर को टारगेट करके भेजा था। मैंने उनमें से एक ताबूत के अंदर की फोटोज क्लिक की हैं। वो किसी जगह का नक्शा लगती हैं और उन फोटोज की जांच करने के लिए मैंने एक बूढ़े विद्वान को बुलाया है। वो बूढ़ा विद्वान ताबूत के अंदर की फोटोज की जांच करके बताता है कि ये नई दुनिया का नक्शा है। उस दुनिया में लोगों की जरूरत के सारे संसाधन मौजूद हैं और वहाँ खेती भी की जा सकती है। लुओ कहता है अगर हम वो न्यूलैंड खोज सकें तो इससे न सिर्फ हमारे लोग समुद्री लुटेरों के हमलों से सुरक्षित हो जाएंगे, बल्कि हम वहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल करके नए जीवन की शुरुआत भी कर पाएंगे। लुओ के पास एक कंपास होता है, उस पर भी न्यूलैंड लिखा होता है, पर लुओ को ये नहीं पता होता कि वो कंपास उसके पास कैसे आया। वो बूढ़ा विद्वान बताता है कि उस न्यूलैंड तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए खतरनाक मृत सागर से होकर गुजरना पड़ता है और वो मृत सागर कई भयंकर समुद्री राक्षसों से भरा हुआ है। उनमें सबसे भयंकर समुद्री राक्षस है लांटेर्न घोस्ट किंग। इसलिए न्यूलैंड की खोज में हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत पड़ेगी जो समुद्री भाषा समझता हो। यीलुन कहता है समुद्री भाषा और रास्तों की जानकारी रखने वाली एक लड़की हमारी वुजू शहर के आइसलैंड जेल में बंद है। अगर वो हमारे साथ इस सफर पे चलने को तैयार हो जाए तो हमारा काम बन सकता है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसका नाम हौजी है। वो एक सी वुमेन है। 3 साल पहले अपने जहाज के सदस्यों को छुड़ाने के बदले में वो खुद बर्फ कारागार में कैद होने को तैयार हो गई थी। तो अब यीलुन और लुओ बर्फ कारागार में हौजी से मिलने जाते हैं और उसे न्यूलैंड की खोज के सफर में अपने साथ चलने को कहते हैं। बदले में वो उसे उसका समुद्री शंख वापस कर देते हैं और कहते हैं अगर हम न्यूलैंड खोज लेते हैं तो तुम्हें और तुम्हारे साथियों को वहां घर बनाने और खेती करने के लिए जमीन भी दी जाएगी। हौजी कहती है पहले तो
तुम लोगों ने मेरे जहाज के सदस्यों को पकड़ा ताकि उनको छोड़ने के बदले मुझे गिरफ्तार कर सको, और आज मुझसे मदद मांगने आए हो। मैं तुम लोगों के साथ इस सफर पर चलूंगी, पर इस शर्त पर कि तुम लोगों को मेरी जहाज ब्लैक विडो पर चलना होगा और मेरे लोगों को भी साथ ले चलना होगा। यीलुन और लुओ हौजी की ये शर्त मान लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा जहाज ब्लैक विडो और तुम्हारे लोग कहाँ हैं। हौजी कहती है वो समुद्र में ही कुछ दूरी पर होंगे, और वो अपना शंख बजाती है। शंख की ध्वनि सुनकर उसके जहाज का उप कप्तान पिंगजी अपने आदमियों के साथ आइस जेल में हौजी के पास आ जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें इन लोगों पर भरोसा है जो तुम इनके साथ चलने को तैयार हो गई हो। इस बात पर यीलुन पिंगजी से कहता है अगर तुम लोग हमारे साथ इस सफर पर चलते हो तो तुम लुटेरों के सारे अपराध भी माफ कर दिए जाएंगे। अभी तुम 100 प्रमुख समुद्री लुटेरों के लिस्ट में 100वें नंबर पे हो। पिंगजी कहता है कि इतनी लूटपाट करके तो किसी तरह मैंने खुद को दुनिया के 100 प्रमुख लुटेरों की लिस्ट में शामिल करवाया है, और तुम लुटेरों की लिस्ट से मेरा नाम निकालने को कह रहे हो। अरे मेरा सपना तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर होने का है। आखिरकार इस बहस के बाद वो सब नई धरती के खोज के सफर पर जाने को तैयार हो जाते हैं। अपने साथ में वो उस बूढ़े विद्वान को भी ले लेते हैं जिसने उन्हें न्यूलैंड के बारे में बताया था। अब हौजी के ब्लैक विडो जहाज पर सवार होकर वो सब नई धरती की खोज के लिए समुद्र में आगे बढ़ते हैं। बूढ़ा उन्हें दक्षिण पूर्व दिशा में चलने को कहता है। हौजी के पास अपने शंख के जरिए कुछ समुद्री मछलियों को संदेश भेजने की क्षमता होती है, इसलिए समुद्र में सही दिशा जानने के लिए वो शंख बजाकर उन मछलियों की मदद लेती है। शंख की आवाज सुनकर मछलियां जहाज के आगे आगे चलकर उन्हें सही दिशा दिखाती हैं। ये देखकर लुओ भी उन मछलियों में से कुछ को अपने हाथ के इशारों से ऊपर उछालने लगता है। हौजी लुओ को ऐसा करते देखकर काफी हैरान होती है। अब हर गुजरते दिन के साथ जहाज समुद्र में आगे बढ़ती जाती है। इस दौरान वो लोग जहाज पर झूमते नाचते हैं, पर लुओ जहाज के एक किनारे पर खड़ा होकर अपने कंपास से आगे के रास्ते का आकलन कर रहा होता है कि शायद अगले 10 दिन में उस जगह पर पहुंचा जा सकता है। उधर हौजी डांस कर रही थी। पिंगजी हौजी को पसंद करता है और वो उसके साथ नाचना चाहता है, पर हौजी लुओ के पास चली आती है और उससे कहती है तुम औरों से अलग हो, और वो हुओ को अपने साथ ले जाकर नचाने लगती है। ये देखकर पिंगजी को लुओ से ईर्ष्या होने लगती है। जश्न खत्म होने के बाद रात में हौजी लुओ के पास जाती है और उससे पूछती है तुमने जिस तरह से अपने उंगलियों के इशारों से मछलियों को कंट्रोल किया उससे तुम कोई साधारण कोस्ट गार्ड नहीं लगते, आखिर तुमने ये कैसे किया। लुओ अपना कंपास हौजी को दिखाते हुए कहता है जब मैं एक नवजात शिशु था तब समुद्री लुटेरों को मैं एक बॉक्स में मिला था और मेरे साथ ये कंपास भी था। उन्हीं लुटेरों में से एक आदमी और औरत ने मेरा पालन पोषण किया। मेरे अंदर के इस हुनर को देखते हुए उन लोगों ने मुझे मेरा कंपास और त्रिशूल देकर मुझे वुजू शहर की नौसेना में भर्ती होने के लिए भेजा, और नौसेना प्रमुख ने भी मेरा टैलेंट देखकर मुझे उप कप्तान बना दिया। आगे लुओ बताता है ये सब हुनर मेरे अंदर जन्मजात है, पर इसका कारण मुझे भी नहीं पता। हौजी कहती है तो तुम्हारे कंपास पे जो न्यूलैंड लिखा है इसी वजह से तुम उस नई जगह को ढूंढना चाहते हो ताकि तुमको ये पता लग सके कि तुम्हारे माता पिता कौन थे और कहीं वो न्यूलैंड के तो नहीं थे। लो कहता है हाँ ऐसा ही है। इधर पिंगजी इन दोनों को साथ देकर फिर से चिढ़ जाता है। वो यीलुन से कहता है मैं हौजी को प्यार करता हूँ और उसको किसी भी कीमत पर पा कर रहूंगा। थोड़ी देर बाद जब हौजी अकेली होती है तो पिंगजी उसके पास जाता है और उसका प्यार पाने के लिए आंखों में आंसू लाने के लिए प्याज लगा लेता है और इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए उससे कहता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ, पर अफसोस पिछली बार तुम्हें बचाते वक्त मेरे फेफड़े में कैंसर हो गया। हौजी उसकी ऐसी कंडीशन देखकर इमोशनल हो जाती है। पिंगजी आगे कहता है कि आज मेरा जन्मदिन भी है तो क्या तुम मेरा प्यार एक्सेप्ट करोगी। अब हौजी चौंक जाती है और उसके करीब जाती है। वो नशे में होता है। हौजी कहती है तुम तो अनाथ हो, फिर तुम्हें तुम्हारा जन्मदिन कैसे पता लगा। अब पिंगजी के झूठ की पोल खुल जाती है। हौजी कहती है तुमने पी रखी है और नाटक कर रहे हो। अपना भेद खुल जाने पर पिंगजी वहां से निकल लेता है। इधर जहाज मृत सागर में पहुंच जाता है। रात हो चुकी होती है और वहां चारों तरफ घना अंधेरा हो रहा होता है। बूढ़ा विद्वान कहता है ये ऐसी जगह है जहां अक्सर सभी जहाज रास्ता भटक जाते हैं और लांटेर्न घोस्ट किंग भी यहीं रहता है। लुओ का कंपास वहां काम नहीं करता। हौजी मछलियों को बुलाने की कोशिश करती है पर उनके न आने पर हौजी सबको बताती है कि ये इलाका लांटेर्न घोस्ट किंग का है, इसलिए मछलियां यहाँ नहीं आ सकती। तभी उनकी जहाज हिलने लगती है। समुद्र में तेज हलचल होती है और लांटेर्न घोस्ट किंग बाहर आ जाता है। वो जहाज को डुबाने के लिए पानी
पानी में गोते लगाता है, जिससे जहाज डगमगाने लगती है। लांटेर्न घोस्ट किंग नीचे से भी जहाज को ठोकर मारता जाता है, जिससे जहाज पर सवार सभी लोग लड़खड़ाने लगते हैं और एक दो लोग समुद्र में गिर जाते हैं। लांटेर्न घोस्ट किंग उन्हें खा जाता है। ये देखकर पिंगजी और लुओ उस पर तोप से फायर करते हैं। उन्हें लगता है वो मर गया, पर वो फिर से बाहर आता है और हौजी को खाने ही वाला होता है कि लुओ उसको बचा लेता है, पर एक रस्सी के जरिए वो लांटेर्न घोस्ट लॉर्ड की ओर खींचा चला जाता है। हौजी अपनी पूरी एनर्जी लगाकर अपना शंख बजाती है, जिससे घोस्ट किंग कुछ विचलित होने लगता है और हुओ रस्सी से अपना पैर छोड़ा लेता है। इधर ज्यादा एनर्जी यूज करने की वजह से हौजी बेहोश हो जाती है, जिससे घोस्ट लॉर्ड फिर से बेकाबू हो जाता है और वो जहाज को खाने ही वाला होता है, पर नीचे समुद्र के अंदर मौजूद हुओ उसको उसी रस्सी से खींच लेता है। हुओ को अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस होती है, जैसे वो पानी के अंदर और भी शक्तिशाली हो गया हो। वो अपने तरफ बढ़ते घोस्ट लॉर्ड को एक ही मुक्का मारकर उछाल देता है और घोस्ट लॉर्ड बेहोश हो जाता है। इधर हुओ भी बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो सुबह हो चुकी होती है और वो अपने जहाज पर अपने लोगों के बीच में होता है। लुओ कहती है घोस्ट लॉर्ड के जाने के बाद अब हम आगे का सफर जारी रख सकते हैं। लुओ कहता है पानी के अंदर मुझे अपने अंदर एक अनोखी ताकत का एहसास हुआ, ऐसा लगा मैं कोई समुद्री जीव हूँ। अब बूढ़ा कहता है तुम ही वो इंसान हो जिसकी मैं इतने सालों से तलाश कर रहा हूँ। हुओ कहता है क्यों, और क्या तुम मेरे बारे में पहले से जानते हो? बूढ़ा लुओ को एक कंपास दिखाता है जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा लुओ के पास था और उससे कहता है मैं तुम्हारे पिता को जानता था। 20 साल पहले लुओ ड्योंग यानी तुम्हारे पिता और मुझे भविष्य के संसाधनों की खोज पर रिसर्च करने के लिए नियुक्त किया गया था। हम एक ऐसा फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे थे जिससे इंसान पानी के अंदर भी वैसे ही जी सके जैसे पानी के बाहर, और उसमें साधारण इंसान के मुकाबले ज्यादा ताकत और स्पीड हो। इसके लिए लुओ ड्योंग ने अपने ही नवजात बच्चे यानी तुम पर एक्सपेरिमेंट किया और उस फार्मूले का एक इंजेक्शन लगाया। जब मैंने ये देखा तो मैंने तुम्हें बचाने के लिए उससे तुम्हें छीन लिया और तुम्हें एक बॉक्स में रखकर एक व्यापारी जहाज पर भेज दिया। मुझे लगा तुम मर गए होगे, पर तुम बच गए और तुम्हारे अंदर जो ये समुद्री जीवों की शक्तियां हैं ये उसी एक्सपेरिमेंट की वजह से हैं और उस घटना के बाद से ड्योंग लापता है। ये सुनकर लियो बहुत दुखी हो जाता है कि उसका बाप इतना बेरहम इंसान है। वो लोग जब कमरे से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं समुद्री लुटेरे यामा ने उनकी जहाज पर हमला बोल दिया है और उसके लोग इस जहाज के लोगों से लड़ रहे होते हैं। लुओ और उसके साथी भी यामा के लोगों से लड़ने लगते हैं, पर यामा के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से और ब्लैक विडो जहाज पर यामा का कब्जा हो जाने की वजह से लुओ, हौजी और पिंगजी एक छोटी नाव में वहां से बचकर निकल जाते हैं। बूढ़े विद्वान के हाथ में न्यू लैंड का नक्शा देखकर यामा के लोग उसको पकड़ लेते हैं। यामा अपने लोगों से कहता है बाकी के 4 समुद्री लुटेरों के राजा और जितने भी समुद्री लुटेरे हैं सबको सूचना भेजो। हम सेनुलो बाजार में लुटेरे राजाओं की महासभा करेंगे जिसमें इस नई दुनिया को खोजने के अभियान पर चर्चा होगी और ये बूढ़ा अपने मैप से हमें रास्ता दिखाएगा। इधर नाव पर लुओ कहता है शायद यीलुन बचकर निकल गया हो क्योंकि वो वहां जहाज पर नहीं दिखा। वो लोग भी नाव से सेलुनो बाजार पहुंच जाते हैं क्योंकि पिंगजी को इसकी जानकारी थी। इस बाजार में समुद्री लुटेरे अपना माल बेचने आया करते थे। बाजार में सभी कुख्यात लुटेरों के पोस्टर लगे होते हैं। उनमें अपना पोस्टर देखकर पिंगजी बहुत खुश होता है। आगे बाजार में उन्हें उनका कप्तान यीलुन मिलता है। वो लुओ और पिंगजी को बताता है कि यामा के लोगों की वजह से मैं तुम लोगों के साथ नाव पर नहीं आ सका, पर उसने बूढ़े को पकड़ लिया है और अब उसने यहाँ समुद्री लुटेरों के सभी राजाओं की महासभा बुलाई है ताकि वो लोग उस नई दुनिया खोजकर उसको भी लूट सकें। इसलिए हम सभी को उनके गैंग के लोगों की तरह वेश बनाकर उनके गैंग के लोगों के बीच घुल मिल जाना है और उनकी योजना को विफल करना है। थोड़ी देर बाद एक एक करके समुद्री लुटेरों के राजा वहाँ आने लगते हैं और एक उद्घोषक उनके आने की घोषणा करती है। इन 5 राजाओं में यामा भी होता है जो लुटेरों का पहला राजा होता है। लुओ, हौजी, पिंगजी और यीलुन बाकी के 4 राजाओं के गैंग के लोगों जैसे वेश बनाकर उनके गैंग के लोगों के बीच घुल मिल जाते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। सभा शुरू होती है और सभी लोग खाने पीने लगते हैं। वेश बदले हुए हौजी और लुओ सबको शराब परोसने लगते हैं। उन 5 राजाओं में एक पुरुष राजा न होकर महिला लुटेरी रानी थी। यामा अब बाकी 4 राजाओं और वहाँ के सभी लुटेरों को बताता है मेरे पास खबर है कि एक नई दुनिया है, वहाँ लूटने के लिए बहुत कुछ है। मैंने एक बूढ़े विद्वान को पकड़ा है और उसके पास उस जगह का नक्शा है, इसलिए मैं चाहता हूँ हम सब लोग मिलकर उस जगह की खोज करें, वहाँ हमें बहुत माल मिलेगा। ये सुनकर सभी लुटेरे बहुत खुश हो जाते हैं और फिर से उन लोगों को शराब परोसी जाने लगती है। लुओ, यीलिन और पिंगजी ये लोग
लोग शराब नहीं पीते, क्योंकि हौजी ने पहले ही पूरी शराब में बेहोशी की दवा मिला दी थी। यामा बाकी लुटेरे राजाओं के साथ शराब पीने लगता है। इसी दौरान यीलुन जिस राजा के गैंग के आदमी के वेश में होता है, उस राजा से बताता है कि मैंने लुटेरी रानी के बेची गई वस्तुओं की लिस्ट देखी है। उसने आपसे सस्ते में माल लेकर उसे ऊंचे दामों पर बेचा है। इस बात पर दूसरे लुटेरे राजा का लुटेरों की रानी से विवाद होने लगता है। तब तक तीसरा राजा दूसरे राजा से बोलता है, तुमने मुझसे भी सस्ते में माल लिया था। इस तरह यीलुन सभी राजाओं में आपस में लड़ाई करवा देता है। तब तक शराब में मिली दवा की वजह से सारे लुटेरे बेहोश हो जाते हैं। मौका देखकर यीलुन और उसके साथी उस बूढ़े को लेकर वहां से निकल लेते हैं और जहाज पर सवार होकर फिर से न्यूलैंड की खोज में निकल पड़ते हैं। एक दो दिन चलने के बाद एक सुबह लुओ को समुद्र के बीचों बीच एक टापू दिखता है। वो सबसे कहता है, यही है न्यूलैंड। पिंगजी कहता है, ये आइलैंड तो वीरान लगता है। बूढ़ा कहता है, मेरी रिसर्च गलत नहीं हो सकती, यही न्यूलैंड है। आखिरकार वो लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें वैसा ही काला ताबूत मिलता है जैसा कि यामा से लड़ाई के दौरान समुद्र में दिखा था। लुओ कहता है, इस निर्जन टापू पर यह ताबूत कैसे पहुंचा होगा। सभी को बहुत आश्चर्य होता है। आगे उन्हें वहां एक बिल्डिंग दिखती है। अपनी जिज्ञासा लेकर वो लोग बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। अंदर जाने पर उन्हें एक खंडहर हो चुकी रिसर्च लैब दिखती है। लुओ अब बूढ़े से कहता है, सच बताओ तुम कौन हो, क्योंकि तुमने ही हमें न्यूलैंड के बारे में बताया और तुम हमें यहाँ तक लेकर आए हो। पर जैसा तुमने हमें बताया था वैसा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। बूढ़ा मुस्कुराता है और एक बटन दबाता है जिससे एक लोहे का पिंजरा नीचे आता है और वो लोग कैद हो जाते हैं। उस पिंजरे को छूने से बिजली के झटके लगते थे। लुओ पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। बूढ़ा कहता है, मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप के बारे में जो कहानी बताई थी वो पूरी सच नहीं थी। असली कहानी अब बताता हूँ। दरअसल मेरी एक छोटी बच्ची थी, वो बहुत बीमार थी। उसको बचाने के लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया और अपने बनाए फार्मूले का एक इंजेक्शन उसको लगाया। इससे वो ठीक तो हो गई, पर वो एक मछली के रूप में बदल गई। इस बात से निराश होकर मैंने अपने फार्मूले में कुछ बदलाव किया और उसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए मुझे एक बच्चा चाहिए था। तो मैंने तुम्हारे पिता, जो कि मेरे दोस्त थे, उनके बच्चे यानी तुम पर वो इंजेक्शन लगाया। ये बात जब तुम्हारे पिता को पता लगी तो वहां पहुंचकर उन्होंने मेरी लैब तोड़ दी और तुम्हें सुरक्षित करने के लिए एक व्यापारिक जहाज पर भेज दिया। पर जब इतने सालों बाद मैंने तुम्हारे पास वो कंपास देखा तो मैं जान गया तुम ही वो बच्चे हो, क्योंकि मैं इतने सालों से तुम्हें इसलिए ढूंढ रहा था ताकि तुम्हारे खून से मैं अपनी बच्ची को फिर से ठीक कर सकूं, क्योंकि तुम्हारे खून में इंसानों और समुद्री जीवों दोनों की शक्ति है। इसलिए ही मैंने ये न्यूलैंड का नाटक रचा और वो ताबूत भेजा ताकि तुम्हें किसी भी तरह यहाँ ला सकूं और अपनी मछली बन चुकी बेटी को ठीक कर सकूं। वो अपनी मछली बन चुकी बेटी सबको दिखाता है। लुओ कहता है, अगर मेरे खून से तुम्हारी बेटी ठीक हो सकती है तो मैं अपना खून देने के लिए तैयार हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरे सभी साथियों को आजाद करना होगा। लुओ से आश्वासन मिलने के बाद वो बूढ़ा उन सभी को पिंजड़े से आजाद कर देता है और लुओ के खून से अपनी बेटी को फिर से इंसान बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। ये प्रक्रिया चल ही रही होती है कि तभी यामा अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है और उन लोगों से पूछता है कि बताओ न्यूलैंड कहाँ है। पिंगजी उससे बताता है कि तुम्हें अभी तक नहीं पता चला, अरे यही तो है न्यूलैंड। इस बात से यामा चिढ़ जाता है और अपने आदमियों से इन सभी लोगों को मार डालने को कहता है। लड़ाई शुरू हो जाती है। हौजी, पिंगजी और यीलुन यामा के गैंग के लोगों से लड़ते हैं। यामा के लोगों की संख्या ज्यादा होने के बाद भी ये लोग उनके काफी लोगों को मार गिराते हैं। इधर यामा लुओ के ओर बढ़ता है और उस पर हमले करता है। लुओ के खून की सप्लाई लड़की को लगी होने की वजह से वो यामा से लड़ नहीं पाता। बूढ़ा यामा को रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकता। इधर हौजी और पिंगजी यामा के आदमियों से लड़ना जारी रखते हैं, पर इसी दौरान एक लुटेरा पिंगजी को तलवार घोंप देता है। उधर एक हाथ में नली लगी होने के कारण लुओ दूसरे हाथ से अपने त्रिशूल से यामा से लड़ने लगता है। यामा उसका गला दबाने लगता है। तब तक लुओ का खून 100% लड़की को चढ़ चुका होता है और वो लड़की ठीक हो जाती है। लुओ अब अपने हाथ से नली निकाल देता है और पूरे ताकत से लड़ना शुरू कर देता है। लुओ अपना त्रिशूल यामा के आर पार करने के लिए उसको त्रिशूल से पीछे ढकेलता है और यामा उसे रोकने की कोशिश करता है। आखिरकार यामा लुओ को दूर उछाल फेंकता है और लुओ को मारने उसकी ओर बढ़ने लगता है, पर तब तक यामा के सारे साथी मारे जा चुके होते हैं और लुओ के सारे साथी उठ खड़े होते हैं। अकेला होने की वजह से यामा वहां से भाग जाता है। इधर तलवार लगने से घायल पड़ा पिंगजी मर जाता है। बूढ़े की लड़की ठीक हो गई थी, इसलिए वो इन सभी का शुक्रिया करता है। इधर लैब के खंडहर में लुओ को उसके बाप की एक डायरी मिलती है जिसमें लुओ और उसके पिता की तस्वीर होती है। डायरी की एक पन्ने में असली न्यूलैंड यानी नई दुनिया का नक्शा होता है। लुओ अब अपने साथियों के साथ उस नई दुनिया के खोज में निकल पड़ता है। इस तरह ये एडवेंचर से भरपूर कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।